हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्माइल क्लासेस। तो फाइनली आज यहाँ पे मैं आज जो बेस्ट साइंस की स्ट्रेटजी होगी वो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि आने वाले एग्ज़ाम में क्या साइंस की स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि वहाँ पे आप लोग का स्कोर अच्छा हो पाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा जो 18 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, तो उस बेसिस पे जो मैंने एनालिसिस किया है कि साइंस का कि कहाँ से क्या ज़्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं और किस बुक से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और किस तरह का पैटर्न एग्ज़ाम में चल रहा है वो भी यहाँ पे मैं बताऊँगा। क्योंकि जो मेरा एग्ज़ाम जो हुआ था तो 18 की शिफ्ट में, तो वहाँ पे कुछ इमेज वाले भी क्वेश्चन देखे गए थे इस तरह से क्वेश्चन, तो वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँगा। और किस बुक से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो ज़्यादातर ये NCERT का पैटर्न ये उठा रहे हैं इस समय, ठीक है। तो NCERT पढ़ना तो बहुत ज़रूरी हो गया, और क्योंकि इसलिए भी ज़रूरी हो गया क्योंकि अब वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी समझ ली एक क्वेश्चन में वो 5 क्वेश्चन का आंसर वो चाह रहे हैं आप लोगों से, तो वही उन्होंने फॉर्मेट बना के दिया है कि स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसी बेसिस पे आपको आंसर करना होगा। तो इसलिए क्या होगा, जब तक आपको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे सही से। तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे बने हैं। तो कुछ इमेजेस से उन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं, और जो कुछ इन्होंने चैप्टर पर्टिकुलर उठाए हैं जैसे कि लेंस हो गया, मिरर हो गया, और इन्होंने उठाया है कि वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हो गया, यानी इलेक्ट्रिसिटी से उठा लिया, इलेक्ट्रिसिटी से इन्होंने न्यूमेरिकल रख दिए और लाइट से न्यूमेरिकल रख दिए हैं इन्होंने। तो वो मैं यहाँ पे सारा डिस्कशन करूँगा, तो आपको लास्ट में बताऊँगा किस किस बुक से ये चैप्टर चारों सब कवर कर सकते हैं। और अगर उन चैप्टर को कवर कर लिए तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, अगर उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन कोई आता है, और चांसेस हैं कि उसी से क्वेश्चन आएगा अभी। तो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि जो मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे तो वो किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, मुझे यहाँ पे 20 क्वेश्चन लगभग याद थे, तो मैंने यहाँ पे उनको लिख दिए हैं। तो इससे रिलेटेड क्या किस तरह का पैटर्न वहाँ पे पूछा गया था, क्या न्यूमेरिकल का पैटर्न था, किस तरह से पूछा था उन्होंने, वो मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ। उसके बाद मैं बताता हूँ कि आगे से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में असत्य कथन पहचानिए। तो अब देखिए, ये अभी इस क्वेश्चन का मैं दिखाऊंगा किस तरह से उन्होंने ऑप्शन रखे थे। तो अभी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा NCERT बुक की, ठीक है। तो डायरेक्टली उन्होंने 4 वही ऑप्शन उन्होंने बना के दे दिए जो इसकी प्रॉपर्टी थी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको शो करूंगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन जो था, इन्होंने पूछा था डोबेरेनर का त्रिक नियम जो है वो किस पर आधारित है। तो एक ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। डोबेरेनर से 2 क्वेश्चन इन्होंने पुट किए थे, और एक पूछा था इन्होंने डोबेरेनर का त्रिक नियम के बारे में सत्य कथन पहचानिए। इन्होंने शायद 2 कथन उसमें दे रखे थे, तो उसमें था कि पहला सही है दूसरा गलत है, या दूसरा सही पहला गलत है, या दोनों सही है, ऐसा कुछ क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा था वहाँ पे। तो इस तरह से पूछा था। और एक फोर्थ क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा था कि AC जनरेटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर मुझे पता था। और एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू इन्होंने पूछा था। तो ऑप्शन में क्या दे रखा था, तो ऑप्शन में देखो 746, तो सबको पता है कि 746 जो होता है वो वॉट होता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में उन्होंने 746 जूल, 746 किलोवाट ऐसे करके ऑप्शन में दे रखा था उन्होंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 इन्होंने पूछा था, वो पूछा था कि निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है वो कौन सी है। तो देखिए, वैसे तो अगर पूरी पीरियोडिक टेबल में बात करें तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्या है, क्रियाशील धातु है। और इसकी अगर, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्शन में इन्होंने पोटेशियम दे ही नहीं रखा, तो इन्होंने पूछा, इन्हीं चारों में से पूछा है, ठीक है। तो इन्हीं चारों में से जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो होगा वो आपका हो जाएगा कैल्शियम, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि इसका जो ऑर्डर होता है, देखिए ये मैंने इसका ऑर्डर याद नहीं रखा है, ये मैं पीरियोडिक टेबल से कर लेता हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अगर, तो यहाँ पे जैसे कि अगर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो जैसे सबसे पहले क्या H है, फिर Li है, फिर Na है, Kr ऐसे करके है, ठीक है। तो हमको पता है कि पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, ठीक है, तो जो भी एक तत्व होगा, ठीक है, जो भी एक एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, यानी उतनी ही ज़्यादा अधिकता से वो क्रिया करेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए Na के नीचे क्या है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम क्या होगा, Na से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसी तरह जैसे जैसे अगर हम इधर मतलब दाएं से बाएं बढ़ते जाएंगे तो क्रियाशीलता का क्रम जो होगा वो घटता जाएगा। तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो इनसे क्या हुआ, लेफ्ट साइड में, इसलिए वजह से इनसे कम हो जाएगी। तो लेकिन अब इन्हीं चारों में से पूछा था, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा वो कैल्शियम हो जाएगा। आप इसका रिएक्टिव का जो ऑर्डर है ये वाला याद रख सकते हैं, जो कि जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर लेड है, फिर सिल्वर है, फिर गोल्ड है, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर पूछा था कि बीजाणु द्वारा कौन सा प्रजनन
कौन प्रजनन करता है। तो उसमें कुछ ऑप्शन दे रखे थे, जैसे कि आम दे रखा था, फर्न दे रखा था, और शायद हाइड्रा दे रखा था, इस तरह से कुछ अमीबा दे रखा था, इस तरह से कुछ वहाँ पे दे रखा था। और इसके बाद जो इन्होंने 8 क्वेश्चन जो पूछा था कि सासहयोग यौगिक के बारे में असत्य कथन पहचानिए, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन स्टेटमेंट बेस पे दे रखा था, उसमें से पूछा था इन्होंने। और एक यो रिएक्शन से पूछा था कि ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन रिएक्शन कौन सी है। तो उसमें सबसे आसान ऑप्शन इन्होंने दिया था कि जिसको अगर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, वो टिक कर देगा, क्योंकि बाकी में ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ही नहीं था, ठीक है, एक ही में था वो, जो कि आराम से टिक हो जाता है वो क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10th नंबर कि मेरुरज को कौन सा अंक प्रदर्शित करता। अब ये किस तरह से क्वेश्चन दे रखा था। अब देखिए इसका एक उन्होंने डायग्राम दे रखा था, ठीक है, वो इस स्कल का डायग्राम दे रखा था उन्होंने, वहाँ पे कुछ नंबर 1 2 3 4 करके मेंशन कर रखा था। तो वहाँ पे जैसे मेरुरज जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, तो वहाँ पे उन्होंने 4 लिख रखा था, तो वही आंसर उसका था। तो वो मैंने किया था, अभी मैं आपको इमेज दिखा दूंगा उस तरह की, ठीक है। फिर इन्होंने अगला क्वेश्चन जो पूछा था कि कौन सा जो आरेख है जो फ्लोएम की सही कार्यप्रणाली को दर्शाता है, ठीक है। तो फ्लोएम क्या था, उन्होंने कुछ प्लांट बना के दिए थे, 4 प्लांट बना के दिए थे। तो उसमें जो एरो बने थे, कुछ नीचे की तरफ बने थे, किसी में ऊपर की तरफ बने थे, और किसी में नीचे और ऊपर दोनों की तरफ बने थे, इस तरह से बने थे। तो फ्लोएम में क्या पता है, क्योंकि वो डबल डायरेक्शनल होता है, मतलब जो भोजन होता है वो ऊपर से नीचे भी ले जाता है और नीचे से ऊपर भी ले जाता है, तो वही वाला ऑप्शन वो राइट होगा उसका। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि इसमें से पूछा था कौन सा जैविक घटक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर एक मृदा दे रखा था जो कि अजैविक होता है, तो वो उसका राइट आंसर था वहाँ पे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा था कि जिससे ऑक्सीजन निकलेगा उसका अपचयन होगा, और जो हाइड्रोजन को प्राप्त करेगा उसका अपचयन होगा। ये स्टेटमेंट बेस पे था, तो उन्होंने ऐसे ही ऑप्शन दे रखा था कि पहला सही है दूसरा गलत है, या दूसरा सही है पहला गलत, या दोनों सही है, इस तरह से ऑप्शन उन्होंने बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 14 नंबर इन्होंने पूछा था कि निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन को हवा में छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण, लेकिन इसके ऑप्शन इतने आसान नहीं थे। उन्होंने कहा था प्रकाश संश्लेषण अंधेरे में, रात में, दिन में, ऐसे उन्होंने ऑप्शन बना के रखे थे, ठीक है। और फिर जो इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था 15 नंबर की, इन्होंने देखिए 4 ऑप्शन इन्होंने दे रखे, यहाँ पे मुझे 3 ही आते, तो 3 लिखे, एक और यहाँ पे था, तो इसको मैच करना था, ठीक है। जैसे इन्होंने पूछा था तो मैंने यहाँ पे मैच करके ही दिया है आपको। जैसे लाल पत्ता गोभी क्या होता है, प्राकृतिक जो अम्ल क्षार सूचक होता है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है अम्ल क्षार सूचक होता है, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं होता है। प्याज और लौंग जो होता है ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, मतलब घ्राण सूचक, मतलब कि जिनके महक से पहचाना जाता है कि मतलब कोई भी बेस है या एसिड है, इस तरह से। तो ये एक क्वेश्चन था। और यहाँ पे 16 जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था अवतल लेंस से पूछा था। इन्होंने पूछा था अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण जब वस्तु फोकस हो तो कैसा बनेगा। तो ये सिंपल सी चीज़ है, या आभासी सीधा और छोटा बनेगा, जिसको फैक्ट पता है वो कर लेगा ये। तो ये 16 क्वेश्चन थे। अब मैं आपको आगे के क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अब देखिए ये एक न्यूमेरिकल इन्होंने पूछा था, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल ये पूछा गया था। और यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल इन्होंने पूछा है, तो देखिए यहाँ पे जो इन्होंने पूछा है, तो एक ये फिगर बना के इन्होंने दिया था, और यहाँ पे एक ट्रायंगल के शेप में यहाँ पे 3-3 ओम दे रखा था, और पूछा था ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए ये दोनों क्या है, सीरीज़ में है, यानी श्रेणी क्रम में। तो इसका क्या होगा, R = 3 + 3 यानी 6 ओम हो जाएगा। फिर जब वो दोनों एक हो जाएंगे, फिर यानी ये उसके पैरेलल में हो जाएगा, यानी 1/6 और 1/3। तो ये आंसर इसका 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो 18 नंबर क्वेश्चन था, ये इन्होंने फिगर बना के दिया था। अभी मैं इसका दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है। तो इन्होंने ये एक फिगर दे रखा था, जिसमें कि ये एक इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्रेक्टेड रे थी। तो यहाँ पे एंगल जो दे रखा था वो 45, यहाँ पे एंगल 30 दे रखा था इन्होंने। और वहाँ पे पूछा था कि माध्यम बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक उन्होंने पूछा था, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता था μ = sin i/sin r। तो आई की वैल्यू ये हो जाएगी, आर की वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहाँ पे जब वैल्यू रख देंगे तो μ = √2 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल ये इन्होंने पूछा था कि यहाँ पे लंबाई L तथा A क्षेत्रफल के एक तार का प्रतिरोध R है। यदि लंबाई को 3 गुना तथा क्षेत्रफल का 2 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। तो सिंपल, अगर जिसको ये फॉर्मूला पता होगा वो कर लेगा, ठीक है। और हाँ, इस क्वेश्चन में ये मेंशन था कि सेम मटेरियल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी दे रखी है, यानी रो जो दे रखा है, ये कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर सेम मटेरियल है। क्योंकि अगर मटेरियल अलग है तो रेजिस्टिविटी भी अलग अलग हो जाएगी। तो R = ρL/A फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखिए अगर नया प्रतिरोध निकलना है तो R' = रो तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि सेम मटेरियल है। और लंबाई को इन्होंने 3 गुना किया है यहाँ पे, और क्षेत्रफल को 2 गुना किया है। तो इसको क्या कर लेंगे, 3/2 बाहर कर लेंगे। ρL/A की वैल्यू क्या है, R है। तो R' = क्या हो जाएगा, 3/2 R हो जाएगा, यानी पहले का 3/2 गुना हो जाएगा।
और जो 20 नंबर क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा था लेंस के बारे में सत्य कथन पहचाने। अब इसमें से क्या 4 ऑप्शन बना के दे रखे थे, मतलब पोजीशन दे रखा था, उसकी इमेज की जो पोजीशन दे रखी थी वो दे रखा था। इस तरह से 4 ऑप्शन उन्होंने बनाए थे, वहाँ से उस पर सेलेक्ट करना था उसको। तो ये मुझे 20 क्वेश्चन जो याद थे वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं बता देता हूँ कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और किस चैप्टर से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। डायरेक्टली मैं आपको एनसीईआरटी के पेजेस दिखाता हूँ, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए, जो उन्होंने वैद्युत चुंबकीय तरंग से पूछा था, तो मैग्नेटिक फील्ड से जो उन्होंने पूछा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, तो उन्होंने जो ऑप्शन बनाए थे, तो देखिए ये जो इन्होंने दे रखा है इसकी प्रॉपर्टी, यही चारों ऑप्शन उन्होंने उठा के रख दिए थे और उसमें पूछा था कि कौन सा इसमें रॉन्ग है। तो इसी में इन्होंने चेंजेस करके तो यही उसमें वहाँ पे ऑप्शन बना दिए गए थे। जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था कि चुंबकीय तरंगों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो पूछा गया था क्वेश्चन। तो और मैं अभी दिखा दूँ तो ये एनसीईआरटी की बुक से ही है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो देखो, अगर आपके पास बुक है तो जैसे अगर ऑफलाइन तो ऑफलाइन अगर है, जैसे आप हिंदी में इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, तो आप उससे पढ़ सकते हो। नहीं भी है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, ठीक है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो। वहाँ से अभी मैं 4 चैप्टर बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। मैं अभी इसका कौन सा क्वेश्चन आया था, ये जो भी मैंने आपको न्यूमेरिकल दिखाया था कि जो मीडियम वाला था, तो वो इसी तरह से क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। बस देखिए इसमें क्या है, इन्होंने नीचे से इंसिडेंट रे कराई है, ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे ये है। बस फ़र्क यही है कि उसमें क्या था, ऊपर से था, ठीक है, ऊपर से और नीचे को यहाँ से निकली हुई थी। बस यही फ़र्क है, क्वेश्चन वही है, ठीक है, वही क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। तो ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से एनसीईआरटी बुक से आ रहे हैं। तो अब देखो एक क्वेश्चन अभी मैंने जो दिखाया था R=ρl/1 पे, जो अभी न्यूमेरिकल आया था, तो वो भी यहीं से लिया गया। बस इसमें क्या किया था इन्होंने, देखिए R की वैल्यू दे दी है, ठीक है, उसमें R की वैल्यू नहीं दे रखा है। तो बाकी सेम क्वेश्चन यही है, बाकी यहाँ पे वगैरह बस चेंज है। तो यही क्वेश्चन बना के उन्होंने दिया था। तो ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही इन्होंने यहाँ पर पुट किया था। तो अभी देखिए यहाँ पे अब मैं पहले आपको इमेज वाले क्वेश्चन दिखाता हूँ कि इमेज वाले किस तरह से क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे, फिर मैं आगे वीडियो में बात करूँगा। तो देखो एक ये क्वेश्चन था जिसमें इन्होंने ये फिगर, ऐसा फिगर दे रखा था। अब जैसे यहाँ पे ये सब मेंशन है, ठीक है, तो ये वहाँ पे मेंशन नहीं था, ये सब गायब था, ठीक है। तो इसकी जगह इन्होंने क्या किया था, सब इसको क्या किया था, 1 2 3 ऐसे करके उन्होंने दे दिया था। और वहाँ पे पूछा क्या था क्वेश्चन में, उसमें उन्होंने ये पूछा था, ये वाला पार्ट पूछा था। यहाँ पे 4 जैसे मेंशन था, तो इन्होंने पूछा था कि स्पाइनल कॉर्ड को कौन सा नंबर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसका आंसर जो था वो 4 था। तो इस तरह से वहाँ पे क्वेश्चन बनाए गए हुए थे कि मतलब ऐसे इस तरह से क्या करें, जो मेंशन है वो हटा देंगे और यहाँ पे कोई ABCD या 1 2 3 4 मेंशन कर देंगे, आपका उसका पार्ट का नाम बताना होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन एक आया था। और एक क्वेश्चन इस तरह से ये भी आया था प्लांट वाला, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा, जैसे एरो ऊपर की ओर सारे गए हैं, ये जाइलम का मैं दिखा रहा हूँ प्रोसेस है कि ये जाइलम का वर्क होता है। लेकिन वहाँ पर पूछा था फ्लोएम का, तो फ्लोएम में क्या होगा, देखिए इस तरह से प्लांट भी दे रखा था उन्होंने, जिसमें एक तरफ को एरो लगे हुए थे। लेकिन फ्लोएम था, इसलिए इसी वजह से क्या होगा, नीचे से भी एरो आएंगे और ऊपर से भी एरो आएंगे, वो फ्लोएम का राइट आंसर होगा। और इस तरह से अब देखिए जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आगे, वो मैं सारी यहाँ पे इमेजेस दिखा देता हूँ। ये सारी एनसीईआरटी की इमेजेस हैं। जो मैंने ये वाली इमेज दिखाई है ये भी एनसीईआरटी बुक से ही है, ठीक है। अब मैं आगे की इमेजेस दिखाता हूँ जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए ये एक हार्ट की इंपॉर्टेंट इमेज है, जैसे इनके जो पार्ट्स लिखे हुए हैं, तो अब ये क्या कर सकते हैं, इसको भी क्या कर सकते हैं, मेंशन इसको हटा सकते हैं और यहाँ पे भी इसके पार्ट के नेम आप लोगों से पूछ सकते हैं। और जो नेक्स्ट है, एक ये भी पार्ट है जो कि नेफ्रॉन का है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनके जो पार्ट्स हैं इसके ये भी पूछा जा सकता है। ये सब एनसीईआरटी की इमेजेस हैं। और यहाँ पे एक ये भी इंपॉर्टेंट, अब जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे फेरिंग्स, लैरिंग्स वगैरह, ब्रोंकाई, ट्रैकिया वगैरह, इन सब का पूछ सकते हैं कि कहाँ पे क्या होता है, ठीक है, मेंशन करके यहाँ पे ABCD करके ये पूछा जा सकता है। तो इस तरह ये सारी इमेजेस दे रखी है एनसीईआरटी में, डायरेक्ट वहीं से इमेजेस उठा रहे हैं वो लोग, ठीक है। इसके बाद ये किसका है, ये न्यूरॉन का है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, ये वाला मेंशन पार्ट है, ये सेल बॉडी हो गया, ये डेंड्राइट हो गया, ये एक्सॉन हो गया, ये नर्व एंडिंग हो गया। तो इस तरह से वहाँ पे मेंशन करके वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि प्लांट का है, ये टेक्स्ट बुक में भी मॉक में उन्होंने दिया था जब पूछा था। तो इस तरह के ये सारे जो पार्ट हैं, तो इस तरह के पार्ट वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। और इस तरह के, अब देखिए ये भी एक इमेज एनसीईआरटी में मुझे दिखी थी, तो मैंने यहाँ पे दिखाई आपको। तो यहाँ पे जैसे ये पीनियल ग्लैंड हो गए, पिट्यूटरी हो गए, थायराइड हो गई, ठीक है, पैंक्रियाज, एड्रिनल, ये पूछा जा सकता है वहाँ पे। एक ये इमेज जो कि फ्लावर का था, तो इसके फ्लावर के जो पार्ट, जैसे एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया,
एक्चुअली में क्या हो रहा है, पैटर्न कैसे चेंज हो, पहले जो लैंग्वेज में लिख के पूछ रहे थे, अब वो इमेज दे के वो पूछ रहे हैं पर्टिकुलर उठा के क्वेश्चन को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने पेटल दे दिया, सेपल दे दिया, ओवरी हो गए, पिस्टल, स्टाइल, ठीक है, स्टिग्मा, इस तरह से इन्होंने क्या किया, इसको क्या कर हटा देंगे यहाँ पे और वो क्वेश्चन पूछ लेंगे ABCD मेंशन करके। इसके बाद एक ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसका भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, ये भी NCERT की ही इमेज है। और इसके बाद जो फीमेल का है, तो जैसे ये इन्होंने पूछा था यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे क्या कर, यूट्रस पूछे, कर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गया, ओवरी वगैरह, ये सब पूछा जा सकता है वहाँ पे। और एक ये ह्यूमन आई से पूछा जा सकता है, जैसे कॉर्निया हो गई, पुपिल, आइरिस, सिलेरी मसल्स, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ये सब कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो इस तरह के इमेजेस वो देकर वो क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो जितने रिलेटेड इमेजेस हैं मैं यहाँ पे आपको शो करे दे रहा हूँ। बाकी जब मैं चैप्टर बता दूंगा आप बुक से पढ़ लीजिएगा, उसके बारे में पढ़ ली, क्योंकि स्टेटमेंट बेस आएगा तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। एक ये इमेज है जो कि इन्होंने जो कि मायोपिक आई के लिए पूछा है। देखो ये तो नॉर्मल आई है, ठीक है, क्योंकि आपका पता है ये रेटिना पे इमेज बन रही है। ये मायोपिक आई है क्योंकि यहाँ पे इमेज जो बन रही है वो रेटिना से पहले बन रही है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मायोपिक डिजीज़ होती है तो उसमें जो इमेज होती है वो कहाँ बनती है, तो वो रेटिना से पहले बनती है। तो इसको सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, मतलब अवतल लेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो इमेज हो जाएगी वो रेटिना पे बन जाएगी। तो ये करेक्शन ऑफ मायोपिया है यहाँ पे। इसके बाद जो पूछा था यहाँ पे कि हाइपरमेट्रोपिया जो होता है, तो यहाँ पे देखिए ये इमेज बन रही है रेटिना पे, मतलब नॉर्मल आई के लिए है, और यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिक आई है, मतलब जो इसमें इमेज होगी वो रेटिना से पीछे बनेगी। ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं करेक्शन के लिए, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है ताकि यहाँ पे इमेज जो हो सके वो रेटिना पे बने। तो इस तरह की जितनी इमेजेस थी मैं यहाँ पे दिखा दिया है मैंने। और अब मैं बताता हूँ कि अदर कौन से क्वेश्चन, जैसे कि लेंस हो गया, मिरर हो गया, इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, एक इमेज और अभी कुछ और इमेजेस हैं वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए इस इमेज से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया, जो ये वाला पूछा ना वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट, इसका फिगर दे दिया था, इसका पूछा था इसको क्या कहते हैं, जैसे रेजिस्टेंस कहते हैं या वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट वगैरह। और इस तरह के ये जो देंगे, जैसे ओपन स्विच का दे देंगे, क्लोज स्विच का दे देंगे, उसमें पहचानना होगा आपको। इस तरह से ही उन्होंने ये NCERT से ही इमेज मैंने ली है वहीं से। तो इस तरह से भी क्वेश्चन वहाँ पे पुट कर सकते। एक बार तो ये पूछा था कि जो जैसे ये बैटरी का जो टर्मिनल दे रखा है, तो इसमें ये पूछा था कि जो बड़ी जो ये लाइन होती है किस टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यार ध्यान रखिएगा, जो छोटा टर्मिनल होता है वो माइनस को रिप्रेजेंट करता है, जो बड़ा होता है वो प्लस को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद जो इमेजेस आती हैं वो हैं एक ये जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इसके बारे में तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि अब ज़्यादातर चांसेस हैं कि इनसे भी पूछा जाएगा, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड से इन्होंने पूछ लिया है क्वेश्चन। तो आप जैसे इसके जो इसके एक स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं इन्होंने। जैसे यहाँ पे अब देखो, इस अगर इमेज वाला क्वेश्चन बनाएंगे तो इस तरह से इसको सबको क्या करेंगे, गायब कर देंगे, ABCD यहाँ पे मेंशन कर देंगे। पूछेंगे ये वाली जो उंगली है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। और इसके बाद जैसे ये वाला है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, इसके बारे में भी पढ़ना है और इमेज को भी ध्यान रखना है कि कौन ये अंगूठा या उंगली कौन से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से वहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कि इन्होंने पूछा था कॉनकेव मिरर, ये क्या कर देंगे, देखो स्टेट। अब देखिए यहाँ पे वैसे तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था अब तक कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा या इमेज कैसा बनेगा, इस तरह से, ठीक है। तो लेकिन अब क्या कर रहे हैं, वो चारों पोजीशन कहो तो दे देंगे, 4 पोजीशन, उसमें से ट्रू फॉल्स पूछ लेंगे, कौन सा इसमें गलत है कौन सा सही है, इस तरह से क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, इनकी पोजीशन, इनकी इमेज और इमेज का साइज और इमेज का नेचर, ये सब याद रखना पड़ेगा। तो जैसे ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही पोजीशन होती है जिसपे ये वर्चुअल बनती है, ठीक है, वर्चुअल। आप ये भी याद रखिए, रियल है तो इन्वर्टेड जरूर होगी वो, ठीक है। तो अगर कहीं भी ऑप्शन में रियल और इरेक्ट दे रखा है तो आप उसको एलिमिनेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए कि कॉनकेव मिरर में जो होता है, जो ज़्यादातर क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। सिर्फ एक पोजीशन याद रख लीजिएगा कि जब पोल और फोकस के बीच में, जब यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। अदरवाइज़ क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। अभी मैं इसकी इमेजेस भी दिखा दूंगा कि कैसे इसका रे डायग्राम बना है। तो ऐसे तो आप भूल जाओगे, लेकिन अगर रे डायग्राम से अगर याद रखना चाहो वो जल्दी याद रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर मैं अभी दिखा दूँगा।
और ये कॉन्वेक्स मिरर का है। तो कॉन्वेक्स मिरर में दो ही पोजीशन आती है कि अगर इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, ठीक है, तो फोकस पे बनेगा बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर मतलब वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब कि अब यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स मिरर है अगर तो वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा बनेगा, यही पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर रख दें तो कैसी इमेज, हमेशा इमेज का नेचर जो होगा दोनों पोजीशन में वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल है तो इरेक्ट तो बननी ही बननी है, ठीक है। और यहाँ पे साइज़ में बहुत ही पॉइंटेड होगी यानी डिमिनिश्ड होगी यहाँ पे दोनों में, ठीक है। अब मैं इमेजेस वाली इसकी दिखा देता हूँ कि किस इसका रे डायग्राम, जैसे यहाँ पे रे डायग्राम जो दिए गए हैं इस तरह के सारे रे डायग्राम यहाँ पे दिखा देते हैं हम। और देखिए यहाँ पे इससे पहले ये कॉन्वेक्स लेंस की भी दे रखे हैं, ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है, ये पूरी टेबल बना के। तो यहाँ पे सारी पोजीशन दे रखी हैं। हमारे में आई थिंक इन्होंने 4 पोजीशन उठा ली थी, हमारे में जो क्वेश्चन आया था तो वहाँ पे इन्होंने वही पूछा था कि ट्रू फॉल्स पूछ लिया था, ठीक है, कि अगर इन्फिनिटी पे रख रहे हैं कि फोकस पे बन रहा है यानी F2 पे बन रहा है, क्योंकि इसमें 2 फोकस होते हैं ना, एक F1 और F2 वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन इन्होंने पूछा था अगर ये से 2F1 पे रख दें तो इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। तो पहले तो आप याद रखिए कि जो कॉन्वेक्स लेंस में होता है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, सिर्फ एक ही जो पोजीशन है जिस पे वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, जो उसमें कॉन्वेक्स मिरर में होता है वही इसमें कॉन्वेक्स लेंस में होता है, सॉरी उसमें जो कॉन्केव मिरर में होता है वही इसमें कॉन्वेक्स लेंस में होता है, अपोजिट होता है बिल्कुल। इसके जैसे ये है कॉन्केव लेंस का, तो इसमें भी 2 पोजीशन जैसे उसमें कॉन्वेक्स लेंस में था, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में था, वैसे ही यहाँ पे कॉन्केव लेंस में है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 2 पोजीशन है, तो यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, यानी कॉन्केव लेंस में अगर पूछ ले मिरर का नेचर कैसा होगा तो वहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ये सारे इसके रे डायग्राम दे रखे हैं। तो ये किसका है, कॉन्केव मिरर का है इमेजेस। तो देखिए यहाँ पे जब इन्फिनिटी पे होगी तो यहाँ पे इसके सारे रे डायग्राम दे रखे हैं। तो अगर आप रे डायग्राम के थ्रू अगर इसको पढ़ोगे तो ज़्यादा याद रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे भूलने के चांसेस हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप रे डायग्राम के थ्रू ज़्यादा याद रख पाओगे यहाँ पे। तो ये कॉन्केव मिरर का है। उसके बाद जो है यहाँ पे कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर का है यहाँ पे। तो इसकी 2 पोजीशन थी। इसके बाद जो है ये रे डायग्राम किसके, कॉन्वेक्स लेंस के हैं ये वाले, ठीक है। तो आपको इसको भी याद रखना। इसके बाद जो है ये यहाँ पे कॉन्केव लेंस का है, यहाँ पे ये 2 पोजीशन यहाँ पे दे रखी हैं यहाँ पे, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि चैप्टर कौन कौन से आपको पढ़ने हैं और एनसीईआरटी किस क्लास की बुक से पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये सारे एनसीईआरटी के चैप्टर दे रखे हैं। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा रहा है, तो देखिए पहला चैप्टर जो है इसका जो पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्योंकि आप हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन इससे आ रहा है, ठीक है, कि कभी पूछ लेगा कि जो एडिशन रिएक्शन कौन सी होती है, ठीक, कंबशन रिएक्शन कौन सी होती है, ये सब क्वेश्चन मतलब इक्वेशन के टाइप्स भी पूछ रहा है और इक्वेशन देकर भी पूछ रहा है कि ये किसकी इक्वेशन, इस तरह से, ठीक है। और इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का भी पूछ रहा है। तो और यहाँ पे एक चैप्टर ये हो गया और एक ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो आ रहा है लाइट आ रहा है और इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ना है। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी हो गया और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल रिएक्शन, ये क्वेश्चन। और यहाँ पे एक ही जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट हमने बताया कि उसमें अभी सारे क्वेश्चन आएंगे, जो जैसे कि उसका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, इस तरह से क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। और यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल है, जैसे अभी डोबेरेनर का पूछा गया, अब ज़्यादातर चांस है कि न्यूलैंड का पूछ लेंगे, ठीक है, मेंडलीव का, मोजले का, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किए जा सकते हैं। तो ये जो 5 चैप्टर मैंने आपको बताया ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। और अगर जितना आप जैसे यहाँ पे जैसे कि एसिड, बेस और सॉल्ट, इसमें आपको वही सब मिल जाएगा, जैसे फिनोप्थलीन हो गया और मिथाइल ऑरेंज हो गया, ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन हमारे में मैचिंग वाला आया था, इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो कि 4-5 से चैप्टर हैं, तो आप इसको एनसीईआरटी बुक से पढ़ लो, अगर चाहो तो डाउनलोड कर लो, यहाँ पे अगर कोई मिल जाए अगर कहीं, तो 10th क्लास की पढ़िए, 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। तो आपको यहीं से चैप्टर पढ़ लेने, सारा डीप में दिया हुआ है, जितना अच्छे से पढ़ सकते हो आप पढ़ लो, इससे आपका वहाँ पे इंप्रूवमेंट हो जाएगी स्कोर में, ताकि आप वहाँ पे साइंस का अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि साइंस ही है जो है कंपटीशन, बाकी नहीं है। क्योंकि रीजनिंग और मैथ, क्योंकि रीजनिंग पता है एनटीपीसी वाली ही पूछी जा रही है, तो जिसकी प्रैक्टिस होगी वो कर लेगा, बाकी नहीं प्रैक्टिस होगी तो उसका तो क्वेश्चन छूटना ही छूटना है, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग टाइम मैनेजमेंट है तो रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी, इतनी कुछ टफ रीजनिंग नहीं आ रही है। और मैथ तो ठीक है आ रही है, वो हो जाएगी। तो जो भी कंपटीशन है वो इसी में है, साइंस में, क्योंकि साइंस ही पेपर टफ बना रही है। तो अगर इसमें अगर ये आप जो मैंने चैप्टर बताए हैं, अगर ये चैप्टर आप पढ़ लेते हो तो आपका वहाँ पे स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। ये एनसीईआरटी की बुक है 10th क्लास की, सिर्फ 10th क्लास की पढ़नी, से आगे का नहीं पढ़ना है, 9th 9th की नहीं उठानी, सिर्फ 10th की पढ़ लो आप, ठीक है, इससे काम हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।